हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से मार्जिनल कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि व्हाट की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, प्लस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो नाउ हम देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। हम इसको लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन इवेंट ए, मतलब इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सो इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा है। अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आया तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। अब आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये कैसे हुआ, हम कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों एक साथ एक टाइम पे अकर करें, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए क्या होगा, हम कह रहे हैं सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ली कि क्या प्रोबेबिलिटी इवेंट ए होगा। उस पर हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, हमने कहा अब हम उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट बी होगा अगर ए हो चुका है तो, है ना। हम ये कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी इवेंट बी होगा अगर इवेंट ए ऑलरेडी हमारा हो गया है। सो अगर हम वो निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मतलब हम कह रहे पहले हम क्या कह रहे हैं कि पहले कर दो इवेंट बी को अकर करवा दो, मतलब इवेंट बी हो गया है। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट ए हो जाएगा अगर इवेंट बी हुआ है तो इसका मतलब हमने इवेंट ए और इवेंट बी दोनों को एक साथ क्लब करो, हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपली इतना कह रहे हैं, अगर हम पहले कहते ठीक है हम पहले एक इवेंट को करवा देते हैं, उसके बाद उसके हम उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि क्या बताओ दूसरा इवेंट होगा अगर हमारा पहला इवेंट हो चुका है तो, राइट। अब इसकी ना कुछ कॉरोलरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये देखो अब ये बिल्कुल सिमिलर है, यही से बस हमने इस टर्म को यहाँ नीचे ले आए हैं और यहाँ से हम ये टर्म नीचे ले आए हैं। देखो ये बिल्कुल सेम है और इनको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। अब ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए, ये अगर आप चाहो तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, राइट। तो हम यहाँ से हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज इंटर रिलेटेड है, राइट। कॉरोलरी 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। हम कह रहे हैं कि इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये कहाँ से आया, देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन ए। हम क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उस पर बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी अकर होगा, ए अकर हो चुका है तो, यही कह रहे हैं ना। बट अब हमें पता है कि ठीक है ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। अब हमें कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी होगा अगर ए हो चुका है तो। अब इसके वजह से क्योंकि हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब कि बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है इस चीज का कि इवेंट ए हो चुका है। इवेंट ए का होने पे इवेंट बी के होने पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। बी कब होगा उस वो अलग होगा, ए अलग होगा, उनके एक दूसरे पे होने का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई इफेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसलिए सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंडिपेंडेंट है ए के होने ना होने से, राइट। वैसे ही इफ फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब वो क्या कह रहे हैं, एक तरफ तो था अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला ट्रू है, बट अब वो क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है कि ये फॉर्मूला ट्रू हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, हमें किसी और चीज़ की नीड ही नहीं है। अगर हमें नहीं पता कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, बट हम ये फॉर्मूला ट्रू प्रूफ कर दे कि हाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये ट्रू है,
तो उस केस में हम कह रहे ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होंगे। अगर हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स चेक करना हो तो हम हमेशा इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं कि चेक करने के लिए कि हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। सो बेसिकली इसका कन्वर्स भी आपस में ट्रू है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये ट्रू होगा और अगर ये ट्रू है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। अब जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब तक हमने थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी करी थी 2 केस के लिए, देखो यहाँ पे हमने ए एंड बी के लिए करी थी, बट अब हम बात करेंगे जनरलाइज क्या होता है। हमें पता है अब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी multiplied by probability of A given event B has already occurred। यही होता है ना। अब ये था 2 इवेंट्स के लिए। अब क्या होगा अगर हम चाहते हैं हमारे 3 इवेंट्स एक साथ हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो उस केस के अंदर हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे पहले हमारा प्रोबेबिलिटी कि इवेंट A होगा। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट B भी होगा गिवन A हो चुका है। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि C भी होगा गिवन ए और बी दोनों हो चुके हैं, राइट। तो इससे हम कह सकते हैं कि 3 केस के लिए सिंपल ये फॉर्मूला आ गया कि एक हो जाता है तो दूसरा होगा। अब बताओ अगर फर्स्ट और सेकंड इवेंट हो चुके हैं तो बताओ थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब फॉर एन इवेंट्स, अगर यहीं पे हमारे पास एन इवेंट्स आ जाए, पहले इवेंट्स को स्टेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज जो हमारे एन इवेंट्स हैं वो A1 to AN हो गए, राइट। और अब मुझे बताना हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऑल 3 इवेंट्स विल अकर, ऑल n इवेंट्स विल अकर साइमल्टेनियसली, मतलब सारे इवेंट्स की एक साथ अकरेंस अगर मुझे बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे, सिंपल। प्रोबेबिलिटी कि A1 होगा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कि A2 होगा गिवन A1 हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कि A3 होगा गिवन A1 और A2 दोनों हो चुके हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम इसको n पे लेकर मल्टीप्लाई, अगर हम इसको n पर लेकर जाना चाहें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ an गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 टिल AN-1, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि A nth इवेंट होगा जब हमें पता है ऑलरेडी हमारे n-1 इवेंट्स हो चुके हैं। सो ये हमारा सिंपल है जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां हमने एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई की दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी से, गिवन कि एक इवेंट हो चुका है, वैसे ही थर्ड के लिए एंड वैसे ही n इवेंट्स के लिए, राइट। तो ये सिंपली हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। हम चाहे तो उसको कितने भी केसेस पर लेकर जा सकते हैं, n कैन बी एनीथिंग बट 2 इवेंट्स होने जरूरी है। एक एग्जाम्पल देते हैं। A mathematical problem is given to 2 students A and B. Their chances of solving it correctly are known to be 0.4, 0.9 respectively. Find the probability that both of them solve it. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इवेंट्स हम डिस्क्राइब करेंगे। Let even be the event such that A solves the problem correctly एंड E2 हमारा इवेंट हो कि B इसको करेक्टली सॉल्व कर लेता है, राइट। अब ये 2 इवेंट्स, अब हम क्या चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, यही चाहते हैं ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ लिखा है मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज गिवन टू 2 स्टूडेंट्स A and B, द चांस ऑफ सॉल्विंग इट करेक्टली आर नोन टू बी 0.4 एंड 0.9 रिस्पेक्टिवली। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि लेट्स सपोज आप और आपके फ्रेंड के पास एक एक क्वेश्चन है, आप जो उसको सॉल्व कर रहे हो। अब क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं, क्या वो आपके फ्रेंड पे डिपेंड करता है, नहीं ना। वैसे ही अगर आपका फ्रेंड वो सॉल्व कर पाएगा या नहीं, क्या वो आप पे डिपेंड करता है, आपके सॉल्व करने पे डिपेंड करता है कि अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका फ्रेंड भी कर पाएगा, ऐसा होता है, नहीं होता। या तो आप करोगे या नहीं करोगे, या आपके फ्रेंड करेगा या नहीं करेगा, आपस में तो डिपेंड नहीं कर रहे कि अगर एक ने कर लिया दूसरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वैसे तो कोई सिचुएशन नहीं है। सो इन दैट केस हम क्या कहते हैं, द इवेंट्स आर
इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो हम लिख लेते हैं इसको कि सिंस E1 and E2 are independent events, अब ये दोनों इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट हो गए, therefore probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 multiplied by probability of E2। आप चाहे तो ये यहाँ से भी देख सकते हैं, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे, राइट। सो अगर हम इसको लेना चाहें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि E1, क्या प्रोबेबिलिटी है ए सॉल्व करेगा करेक्टली 0.4 और बी सॉल्व करेगा करेक्टली इज 0.9, तो ये क्या हो गया 0.36। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 36% चांसेस है कि बोथ ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली, राइट। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल भी हमने रेफर किया है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बुक का, विच इज रिटन बाय एंडी वोरा। A panel consists of 4 CAs, 9 engineers, and 3 clerks. Out of them, a committee of 3 members is to be selected randomly. Find the probability that the first person selected is CA, second one is an engineer, and the third one is clerk. So हम एक काम करते हैं, पहले events decide करते हैं। Event 1 is such that a CA is selected. Event 2 is such that an engineer is selected. And E3 with the event that a clerk is selected. राइट, ये हमारे अब 3 इवेंट्स हैं। हमें अब क्या चाहिए कि सबसे पहले कौन सेलेक्ट हो, CA। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इवेंट E1 हो, देन सेकंड वन इज एन इंजीनियर, मतलब दूसरा इंजीनियर हो, एंड तीसरा हमारा क्लर्क हो, यही चाहिए। अब बताओ क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। ये इवेंट्स नहीं है इंडिपेंडेंट, बिकॉज एक पर्सन की प्रोबेबिलिटी, एक जैसे ही एक पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा वैसे ही प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, राइट। क्योंकि अगर एक बार एक इंजीनियर सेलेक्ट हो गया तो CA और क्लर्क के होने की प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस आएगा, बिकॉज टोटल नंबर जो अवेलेबल है वो चेंज हो जाएगा ना पैनल में। अगर एक मेंबर को सिलेक्ट कर लिया तो मेंबर 16 की जगह 15 हो जाएंगे। अभी देखो कितने मेंबर्स है, 4 + 9 13 + 3 16 मेंबर्स। अब ये जो 16 है पैनल में, उसमें से अगर हम 1 सेलेक्ट कर चुके हैं तो हम नेक्स्ट राउंड में कितने सेलेक्ट कर पाएंगे, 15 में से ही हमें 1 सेलेक्ट करना है ना। नेक्स्ट राउंड में हमारे पास ऑप्शन 15 बचेंगे, फर्स्ट राउंड में 16 थे, तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E2 एंड E1 एज अकर्ड। सो अगर हम यहाँ से निकालना चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, सिंपली कि क्या प्रोबेबिलिटी एक CA सिलेक्ट होता है, मतलब 4/16 टोटल नंबर ऑफ पैनल पीपल इन द पैनल। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 सिलेक्ट हो गया, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड मेंबर हमारा इंजीनियर होगा। अब मुझे बताओ टोटल इंजीनियर्स बचे कितने हैं, 9 जितने थे, बट अब टोटल मेंबर्स कितने बचे जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है, 15। पहले 16 थे, हमने 1 ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया उसमें से, तो बचे कितने 15, तो अब ये 9/15। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन दैट E2 एंड E1 आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले मुझे बताओ क्लर्क कितने बचे, अब 3, क्योंकि अब तक कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, 3 एज इट इज। लेकिन अब कितने हम सिलेक्ट कर सकते, कितनों में से हमें एक क्लर्क चाहिए, 14 में से, बिकॉज हमें पता है कि हम यहाँ पे 16 और यहाँ पे थे, एक सिलेक्ट हो गया 15 बचे, एक सिलेक्ट और हो गया तो 14 बचे। सो दिस इज सिंपली 3/14। अब हम इसकी वैल्यूज नोट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सीधा वैल्यू सारी पुट इन करेंगे, तो दिस इज 4/16 मल्टीप्लाइड बाय 9/15 मल्टीप्लाइड बाय 3/14। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 108/3360, राइट। अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज 0.032। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, नहीं भी चाहो तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। सो बेसिकली हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज़ करते हैं टू सॉल्व
मेनी ऑफ आवर क्वेश्चंस। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसका और भी आगे भी यूज़ करेंगे, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। Do subscribe this channel for more videos on statistics, economics, and game theory. Thank you.